और मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आज मैं आपको एक म्यूजिकल टर्म के बारे में बताना जा रहा हूं और आज का हमारा टॉपिक है बीट्स। नाम तो सुना ही होगा। क्या होता है कि जब हम कोई म्यूजिक सुनते हैं और बड़ा अच्छा लगता है ना, तो कहते क्या है कि भाई बीट्स बड़े अच्छे हैं इसके, बोलते हैं ना। तो बीट्स बेसिकली क्या है, एक म्यूजिकल टर्म है और बोले तो एक फिजिक्स ही है। जिसको बीट्स की जितनी अच्छी फिजिक्स आती है उसके बीट्स उतने ही बढ़िया बनते हैं और म्यूजिक हमें सुनने में उतना ही अच्छा लगता है। दो ही तरह के साउंड होते हैं, एक का इरिटेटिंग इफेक्ट और एक का कैसा इफेक्ट, म्यूजिकल इफेक्ट, यानी कि एक का जो हमें प्लीजेंट इफेक्ट देता है। तो बीट्स बेसिकली एक म्यूजिकल टर्म है जो एक प्लीजेंट इफेक्ट दिखाता है, हमारे सेंसेशन देता है हमारे दिमाग के ऊपर, है ना। तो होता क्या है बीट्स, देखो उसके समझने से पहले आपको मैं एक चीज बताता हूं कि इससे पहले हमने एक स्टेशनरी वेव पढ़ा था और स्टेशनरी वेव में क्या होती थी कि दो वेव्स होते थे और दोनों आइडेंटिकल होते थे। आइडेंटिकल का मतलब वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड सब कुछ सेम होता था और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते थे और सुपर इंपोज कर जाते थे। तो सुपर इंपोज करने से क्या लगता था कि जो डिस्टरबेंस है उसमें ऑनवर्ड मूवमेंट नहीं हो रहा, एक ही जगह डिस्टरबेंस आ गया है, तो उस चीज को हम क्या बोलते थे, स्टेशनरी बोलते थे। इसी तरीके से अभी हम समझेंगे बीट्स में क्या होता है कि जब दो वेव्स होती है, साउंड वेव्स होती है, क्योंकि मैंने बताया बीट्स बेसिकली क्या म्यूजिकल टर्म है और म्यूजिक का मतलब है साउंड, है ना। तो अगर दो साउंड वेव्स होंगी और दोनों की फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस होगा और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही होंगी, क्या होगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस होगा और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही होंगी और सुपर इंपोज करेंगी, तो उनके सुपरपोजिशन से साउंड की इंटेंसिटी में स्लोली इंक्रीज होगा और स्लोली डिक्रीज होगा। यानी कि ग्रेजुअली साउंड की इंक्रीज करेगी और ग्रेजुअली साउंड की इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी। यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम ये बोलेंगे कि इंटेंसिटी कब चेंज होती है, जब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन चेंज होता है ना। तो एक ही जगह पे क्या होगा कि टाइम के साथ साथ कि साउंड की जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज करेगी, यानी जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है पार्टिकल का वो इंक्रीज करेगा। यानी एक पार्टिकल मान लो ये लिया हमने और वो पहले धीरे धीरे वाइब्रेट करेगा, फिर वाइब्रेशन की क्या हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज करती जाएगी, एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता जाएगा और फिर इंक्रीज करके मैक्सिमम हो जाएगा एक सिंगल पार्टिकल का, और फिर उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज करने लगेगा, फिर बहुत कम हो जाएगा, फिर दोबारा से उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करने लगेगा सेम पॉइंट पे, फिर उसी का एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज करने लगेगा। इस तरीके से पार्टिकल का, किसी भी एक पार्टिकल का एक पॉइंट पे क्या होगा कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो स्लोली इंक्रीज करेगा और स्लोली डिक्रीज करेगा। इससे क्या होगा, इससे हमें पता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है वाइब्रेशन का। इससे क्या होगा कि जो वेव प्रोड्यूस होगा उस वेव की जो इंटेंसिटी होगी वो सिंगल पॉइंट पे इंक्रीज करेगी, फिर स्लाइटली डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी और डिक्रीज करेगी। एकदम से नहीं हो जाएगा ये साउंड, एकदम से बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, फिर धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। तो स्लो इंक्रीज और डिक्रीज, एकदम से नहीं, धम 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 ऐसे एकदम से होगा, ऐसे नहीं, आराम से होगा ऐसे, फिर इस तरह से, फिर फिर एकदम से नहीं होगा ऐसा, ऐसे नहीं। साउंड की इंटेंसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, धीरे धीरे डिक्रीज करेगी। तो इसी इंटेंसिटी वेरिएशन को हम क्या कहते हैं, बीट्स कहते हैं। और यही बेसिक डिफरेंस होता है म्यूजिक में और नॉइज में, कि नॉइज में रेगुलर वेरिएशन होता है सेम पॉइंट पे साउंड की इंटेंसिटी का, और वहां पर रेगुलर वेरिएशन होता है, स्लोली इंक्रीज और स्लोली डिक्रीज। तो बीट्स की मैंने क्या कंडीशन बताई कि बीट्स क्या बनता है, व्हेन देयर इज टू साउंड वेव्स और दोनों की फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस होता है और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं और दोनों सुपर इंपोज कर जाते हैं, तो उनके सुपरपोजिशन से एक सिंगल पॉइंट पे जो साउंड की इंटेंसिटी होती है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज करती है, पर टाइम के साथ साथ डिक्रीज करती है। इसी इंटेंसिटी वेरिएशन को हम क्या कहते हैं, बीट्स कहते हैं। समझ में आ गया। और पर सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर जितनी बार साउंड बढ़ रहा है,
फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा। तो जितनी बार साउंड बढ़ रहा है या जितनी बार साउंड घट रहा है उसको कहते हैं बिट पीरियड। टाइम को बोलते हैं बिट पीरियड, कि एक सेकंड के यानी कि उसको बोलते हैं बिट फ्रीक्वेंसी। यानी एक सेकंड के अंदर जितनी बार साउंड बढ़ रहा है और जितनी बार साउंड घट रहा है, मान लो 10 बार इंक्रीज कर रहा है या 10 बार डिक्रीज कर रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको? बिट फ्रीक्वेंसी, है ना। और एक बार साउंड इंक्रीज किया, कितनी देर बाद दोबारा इंक्रीज किया, उसको बोलते हैं बिट पीरियड। या एक बार डिक्रीज किया, कितनी देर बाद दोबारा डिक्रीज किया, उसको बोलते हैं बिट पीरियड। वो टाइम फिक्स होगा, है ना। तो एक सेकंड में कितनी बार साउंड की इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है या कितनी बार साउंड की इंटेंसिटी डिक्रीज कर रही है, तो क्या बोलते हैं? बिट फ्रीक्वेंसी, है ना। और एक बार इंक्रीज डिक्रीज और दोबारा से इंक्रीज करने में, सेम इंटेंसिटी आने में या सेम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन आने में कितना टाइम लेता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बिट पीरियड बोलेंगे। ये सब चीजें हम निकालेंगे, बिट पीरियड भी निकालेंगे, बिट फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे, मैथमेटिकल डेरिवेशंस करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या बताया आपको कि बिट की अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? व्हाट इज बिट्स? तो बिट्स का मतलब क्या होता है? व्हेन टू साउंड वेव्स having slightly difference in frequency and traveling in same direction and superimpose then at a single point there is regular variation in the intensity of sound. Regular variation in the intensity of sound. Regular variation in the intensity of sound. So this regular variation in the intensity of sound called बिट्स। इसी को क्या कहते हैं? बिट्स कहते हैं, है ना। और एक आपको बताया मैंने बिट पीरियड। अभी डायग्राम समझाएं ग्राफिकली, अब अच्छे से अब समझ में आएगा, बहुत क्लियर हो जाएगा आपको भी। अभी डेफिनेशन बोलो पहले। बिट पीरियड क्या बताया? द टाइम इंटरवल of two successive maxima or minima called bit period। तीसरी चीज है बिट फ्रीक्वेंसी। बिट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बिट फ्रीक्वेंसी का मतलब द नंबर ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड per second called bit frequency। क्या बोलेंगे इसको हम? बिट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? बिट्स कहते हैं। समझ में आ गया? अब मैं तुम्हें ग्राफिकली समझा के बता रहा हूं कि कैसे बिट्स बनता है और किस तरीके से हमें पता लगेगा कि साउंड की इंटेंसिटी में रेगुलर वेरिएशन
होता है। तो ग्राफिकली पहले समझते हैं, फिर इसको मैथमेटिकली भी करेंगे, और फिर उससे रिलेटेड जो बिट फ्रीक्वेंसी आएगी हमारी, उससे रिलेटेड फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करेंगे। चलो देखो, उसमें ये मैंने एक साउंड वेव लिया, ये मैंने एक साउंड वेव लिया, और ऐसे ही यहां पर मैं एक दूसरा साउंड वेव भी लूंगा, दूसरा साउंड वेव भी लूंगा, और दोनों की फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस लूंगा। देखो बना के दिखाता हूं। एक मैं लेता हूं, मान लो इस तरह से ले लिया मैंने, तो ये मैं एक साउंड वेव ले रहा हूं, और ऐसे ही मैं दूसरा साउंड वेव लूंगा, चलो इतना छोड़ देते हैं। तो ये हमने एक साउंड वेव लिया, मानना इसका एम्पलीट्यूड कहीं पर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन इसमें सपोज करो सबका एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या है, सेम है, सेम होगा क्योंकि ट्रैवलिंग वेव है। ठीक है, अभी मैं इसके नीचे क्या कर रहा हूं, दूसरा वेव बना रहा हूं। तो मान लो मैं इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देता हूं, तो ऐसा एज्यूम कर लेता हूं जितनी देर में ये 2 चक्कर काट रहा है, देखो 1 2 3, 1 2 3, ये ऐसे मैं पहले लाइन ड्रॉ कर देता हूं, फिर आपको समझाता हूं, ग्राफिकली समझा रहा हूं हाउ द बीट्स फॉर्म। ये ले लिया, अब इसमें देखो क्या है, मैंने ले लिया, जितनी देर में ये 1 2 3 लूप, मान लो 1.5, मतलब मान लो 1.5 बन रहा है, उतनी देर में दूसरे को मैं 2 बार एक बार बनाता हूं। देखो ये मैं दूसरा बना रहा हूं, ये ले लिया मैंने, ये बनाया। अब मैं दोनों क्या करता हूं, देखो सुपर इंपोज करता हूं, यानी दोनों को एक ही एक्सिस पे बना रहा हूं, दोनों को एक ही एक्सिस पे बना रहा हूं, दोनों को एक ही एक्सिस पे बना रहा हूं। इसके लिए मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देता हूं, ये बना दिया। अभी क्या कर रहा हूं, मैं दोनों को एक ही लाइन पे बना रहा हूं, एक ही लाइन, पहले इसको बनाता हूं, इसको 3 बना रहा हूं, इसका देखो ये बनाया मैंने। अभी मैं इसके साथ दूसरा वेव बना रहा हूं, देखो देख, ये
थोड़ा गड़बड़ा गया भाई, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर जब हमने इस तरीके से बनाया, अब मैं क्या करता हूं, दोनों का एक सुपर इम्पोज्ड वेव बना देता हूं। देखो ये नीचे बना रहा हूं, दिख रहा है, दिख रहा है, देख जरा, यस दिख रहा है। अब मैं इसका तुम्हारे नीचे यहाँ सुपर इम्पोज्ड वेव बना देता हूँ। मेरे पास एक और पेन होता तो मैं उससे बनाता, बहुत अच्छा लगता देखने में। तो अब मैं इसके नीचे तीसरा वेव बना रहा हूँ जो इनका सुपर इम्पोज्ड वेव है। ठीक, उसमें क्या करते हैं, देखो यहाँ देखो स्टार्टिंग में क्या है, दोनों का सिमिलर लगभग एक के ऊपर एक आ रहा है। यहां पर आके देखो, यहां पर आके देखो क्या हो गया, साउंड रिड्यूस हो गया। फिर देखो कहां पर आके साउंड इंक्रीज कर गया, देखो यहां पर आके साउंड इंक्रीज कर गया, है ना। फिर देखो आकर के यहां पर साउंड क्या हो गया, फिर डिक्रीज कर गया बिल्कुल, यानी अपोजिट आगे मिल गया। जहां सिमिलर आएगा वहां एम्पलीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, जहां अपोजिट आएगा वहां एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, अपोजिट आ गया, डिक्रीज कर जाएगा। फिर यहाँ पर देखो लगभग सिमिलर आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, सिमिलर आ गया, तो फिर एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर देखो धीरे धीरे करके यहाँ पर अपोजिट आ गया तो डिक्रीज कर जाएगा। तो इसको पहले कर देते हैं, यहाँ इंक्रीज कर गया, फिर यहाँ डिक्रीज कर गया, फिर देखो यहाँ पर इंक्रीज कर गया, है ना। फिर यहाँ पर देखो डिक्रीज कर गया, फिर आगे इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें ध्यान से तो क्या हो रहा है कि शुरू में तो इंटेंसिटी ज्यादा है, शुरू में एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा है, फिर धीरे धीरे देखो कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। यहाँ पर मिनिमम हो गया, फिर इंक्रीज कर रहा है, देखो इंक्रीज कर रहा है, कहां तक इंक्रीज कर रहा है, यहाँ इंक्रीज कर गया, यानी यहाँ तक फिर इंक्रीज कर गया, फिर धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, फिर धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर मिनिमम हो गया, फिर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज करके फिर मैक्सिमम पहुंच गया, फिर धीरे धीरे डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा, यानी कि साउंड की जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो कम होती जाएगी, यहाँ कम होगी बिल्कुल, फिर धीरे धीरे फिर इंक्रीज करना शुरू कर देगा, मैक्सिमम हो गया, फिर धीरे धीरे डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा, ये हो गया, फिर इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्या दिख रहा है कि साउंड की इंटेंसिटी में रेगुलर वेरिएशन हो रहा है, यानी कि साउंड की इंटेंसिटी ज्यादा थी, यानी एम्पलीट्यूड ज्यादा था, फिर धीरे धीरे कम होने लग गया, फिर बढ़ने लगा, फिर कम होने लग गया, फिर बढ़ने लगा। इस तरीके से हमें क्या दिख रहा है कि साउंड की जो इंटेंसिटी है इसमें यहां बना देता हूं, रेगुलर वेरिएशन हो रहा है, यानी इस तरह से बढ़ती जा रही है, फिर घटती जा रही है, फिर बढ़ती जा रही है। इस तरह से साउंड की इंटेंसिटी में क्या हो रहा है, रेगुलर वेरिएशन आ रहा है, साउंड की इंटेंसिटी में रेगुलर वेरिएशन आ रहा है। इसी रेगुलर वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड को हम क्या बोलते हैं, बीट्स बोलते हैं। यानी एक वेव लिया हमने, ये हमने मान लो कोई भी वेव लिया y1 और ये हमने ले लिया इसका टाइम, है ना। इक्वेशन लिखा दो इसकी, मान लो ये लिख देता हूं इक्वेशन, मान लो कि वेव की इक्वेशन ले ली मैंने, y1 इक्वल्स टू a sin ओमेगा 1 इंटू टी। यहां पर मैंने ये मान लिया कि x ऐसे ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है, तो x को मैंने ले लिया 0, यानी कि वो पार्टिकल ले लिया जो मैंने बताया ना, एक सिंगल पॉइंट पे क्या होता है, जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा। मैंने कहने का मतलब क्या है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम, इसका मतलब ये नहीं हमेशा मैक्सिमम रहेगा। ये जो पार्टिकल है पहले एक ही पॉइंट पे धीरे धीरे कम था, फिर कम वाइब्रेशन बढ़ता जाएगा, यहाँ तक पहुंचेगा, फिर धीरे धीरे घटने लगेगा, धीरे धीरे घटने लगेगा, फिर यहाँ पर ये ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, यानी बहुत कम वाली, फिर दोबारा से इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा, फिर इस सिचुएशन में आएगा। यानी कि सिंगल पॉइंट पे क्या होगा, ये एक पार्टिकल लिया मैंने, कोई भी एक पार्टिकल मान लो ये है, ये क्या करेगा, इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन धीरे धीरे इतना होगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, फिर डिक्रीज करना शुरू कर देगा, फिर डिक्रीज करना शुरू कर देगा, डिक्रीज करना शुरू कर देगा, कम हो गया, फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। भाई कभी म्यूजिक सुनते हो ना, तो म्यूजिक में आपको दिखता नहीं ऐसा, जो स्टूडियो सुनते हो उसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे दिखता रहता है, लाइन ऊपर नीचे होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, वो बीट्स को दिखा रहे लगभग वो। इसी तरह से तो हो रहा है कि सिंगल जगह पे बढ़ता है, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया मैक्सिमम, फिर घट गया, घट गया, घट गया, घट गया मिनिमम, फिर गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया मैक्सिमम। तो इस तरीके से सिंगल पॉइंट पे क्या होता है, जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एक सिंगल पार्टिकल का, वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और फिर टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसी रेगुलर वेरिएशन को हम क्या कहते हैं, बीट्स कहते हैं। तो जैसे मान लो मैंने कोई पार्टिकल लिया x इक्वल्स टू 0, जैसे अगर मैं इक्वेशन लूं वेव की, तो वे होती है a sin ओमेगा 1t माइनस के एक्स, इसको ऐसे लिखूंगा, और x को अगर मान लो मैं 0 ले लेता हूं, यानी वो पार्टिकल पकड़ लिया, सिंपलिसिटी के लिए मैंने वो पार्टिकल पकड़ लिया जो x इक्वल्स टू 0 पे है, यानी कि मीन पर, यानी कि ओरिजिन पे मान लिया इसको, यानी t इक्वल्स टू 0 पे ओरिजिन पे था, x 0 हो गया।
तो इक्वेशन क्या बन जाएगी इसकी, ये बन जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी वेव ली, उसी जगह पे दूसरा पार्टिकल, उसी जगह पे दूसरा वेव, क्योंकि दोनों वेव एक ही पार्टिकल पा रहे हैं, तभी तो रेगुलर वेरिएशन हो रहा है ना। तो ये दोनों के हिसाब से वाइब्रेट कर रहा है। तो ये दूसरी इक्वेशन मान लियो y2 इक्वल्स टू सपोज करो a sin ओमेगा 2 इंटू के। तो ये जो नई वेव बन रही है, ये वाली, ये क्या होगी, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा 1 2 प्लस a sin ओमेगा 2t। ये सुपर इंपोज वेव की इक्वेशन आई यहां पर, है ना। अब ये जो सुपर इंपोज वेव की इक्वेशन आई, अब उसमें हम अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करेंगे, देखेंगे कैसे क्या आता है। ये तो मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया, जस्ट एक दो वेव लिए, दूसरा वेव लिए, इस तरीके से वेव सुपर इंपोज किया। और सुपर इंपोज करने से क्या हुआ, कहीं पर ऐसा हुआ कि क्रस्ट ट्रप पे आ रहा है, उसी जगह पे कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, ट्रप ट्रप पे आ जाएगा, क्रस्ट क्रस्ट पे आ जाएगा। फिर कुछ देर बाद उसी जगह पे क्या हो जाएगा, उसी पॉइंट, उसी पार्टिकल पे ट्रप क्रस्ट पे आ जाएगा, ट्रप क्रस्ट ट्रप पे आ जाएगा, यानी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम हो जाएगा। तो एक सिंगल पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है टाइम के साथ साथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, फिर टाइम के साथ साथ डिक्रीज करेगा। तो इस तरीके से वो प्रोसेस चलता रहेगा, नहीं पार्टिकल एक ही जगह पे बढ़ते बढ़ते बढ़ते। अब स्टेशनरी वेव में क्या होता था, स्टेशनरी वेव में एक सिंगल पार्टिकल जो होता था उसका एम्पलीट्यूड फिक्स होता था, है ना। जो भाई एंटी नोड वाले की एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम थी वो, लेकिन वो मैक्सिमम थी, यानी उस पॉइंट पे पार्टिकल वहां तक जाएगा। और एंटी नोड से हम धीरे धीरे जब नोड की तरफ आते थे तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन तो कम होता था, लेकिन एक गिवन पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होता था, वो फिक्स था। एम्पलीट्यूड पे एंटी नोड पे मैक्सिमम था और नोड पे जीरो था। तो उनके बीच में जो पार्टिकल्स थे अलग अलग एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन था सबका, लेकिन फिक्स था, वो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन फिक्स था। लेकिन यहां पर क्या होता है, एक सिंगल पॉइंट पे ही जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज करता है, फिर टाइम के साथ साथ डिक्रीज करता है। तो इसी फिनोमेना को, इंक्रीज और डिक्रीज को हम क्या बोलते हैं, बिट्स बोलते हैं। और इस तरीके से मैंने आपको ग्राफिकली बताया कि हाउ द बिट्स फॉर्म। समझ में आ गया। अब हम यहां पर क्या करते हैं, एक रिलेशन ड्राइव करते हैं, देखते हैं कि भाई नंबर ऑफ, मैंने बताया कि बिट पीरियड क्या होता है कि दो, भाई एक पार्टिकल है ना, वो वाइब्रेट कर रहा है एसएचएम में, पहले एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम कम, फिर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एक मैक्सिमम हुआ, फिर दोबारा घटता गया घटता गया घटता गया घटता गया, जीरो हुआ या बहुत कम हुआ, उसके बाद फिर इंक्रीज किया, है ना। तो दो सक्सेसिव बार, कितने टाइम बाद मैक्सिमा आया, एक बार मैक्सिमा था, फिर कितनी देर बाद दोबारा से मैक्सिमा पाया, उसी जगह पाया, फिर दोबारा से डिक्रीज यहां से करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बिट पीरियड। और एक सेकंड में ऐसा कितनी बार हुआ उसको बोलते हैं बिट फ्रीक्वेंसी। तो ग्राफ से यहां से देखोगे तो ये जो टाइम है, देखो ये यहां से यहां तक का टाइम, ये यहां से यहां तक का टाइम है ना, या यहां से यहां तक का टाइम, ये टाइम, ये क्या है, दो सक्सेसिव बार इंटेंसिटी साउंड की या एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज किया, मैक्सिमम पे गया, तो इसको बोलते हैं बिट पीरियड। मान लो मैं कैपिटल टी से डिनोट कर देता हूं, है ना, या इसको हम बोलते हैं बिट पीरियड, कैपिटल टी से डिनोट कर देते हैं इस टाइम को, ठीक। और एक सेकंड में ऐसा कितनी बार हुआ, वो बिट फ्रीक्वेंसी है, उसको हम मान लो एम से डिनोट कर देंगे अभी आगे। तो यहां पर हम यही देखना चाहते हैं कि कैसे पता लगे, क्या उसका फार्मूला होता है कि जिससे हम ये पता कर सकें कि दो साउंड वेव जो सुपर इंपोज कर रही है तो उसकी बिट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, यानी एक सेकंड में साउंड कितनी बार उसकी इंक्रीज करेगी, कितनी बार डिक्रीज करेगी, क्या फार्मूला है उसका, किस किस चीज पर डिपेंड करता है वो, ठीक है। तो इस चीज को अभी हम करने जा रहे हैं, बिट टाइम पीरियड निकालेंगे और बिट फ्रीक्वेंसी अभी हम निकालने जा रहे हैं। तो इसको मैं बता देता हूं, आप इसको नोट करो, ड्रॉ कर लो इसको। तो ग्राफिकली मैंने बताया कि हाउ द बिट फॉर्म, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस चीज को सुपर इंपोज करके अब हम एक नई वेव बनाएंगे। तो y1 और y2 ये क्या है, ये दोनों क्या है, दीज आर दी इंसिडेंट वेव्स। तो सुपर इंपोज वेव क्या होगा, सुपर इंपोज वेव ये हो जाएगा y इक्वल टू y1 प्लस y2, ये हो जाएगा सुपर इंपोज वेव। तो y1 है हमारा a साइन ओमेगा 1t और ये है a साइन ओमेगा 2 इंटू टी, ए कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा साइन ओमेगा 1t और प्लस साइन ओमेगा 2 इंटू टी। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो साइन ए प्लस साइन बी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी, टी कॉमन ले लिया, बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी
बाई टू इंटू टी कॉमन ले लिया, तो ये सुपर इम्पोज वेव की इक्वेशन आ गई। इसको सही तरीके से लिख देते हैं 2a, और कॉस को मैं पहले लिख देता हूं, और ओमेगा का मतलब क्या होता है 2 पाई न्यू, तो इसको कर देते हैं 2 पाई कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो ये आ जाएगा f1 माइनस f2 बाई टू इंटू टी, और साइन 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, और f1 प्लस f2 बाई टू और इंटू टी, ये हमारी सुपर इम्पोज वेव की देखो इक्वेशन आ गई। इसमें अगर मैं सपोज करो दो वेव मैंने लिए, मान लो एक मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो मैंने दो वेव लिए, एक वेव की फ्रीक्वेंसी मान लो ले ली मैंने 100 हर्ट्ज, और दूसरे वेव की फ्रीक्वेंसी ले ली मान लो मैंने 90 हर्ट्ज, क्योंकि बीट्स बनने के लिए फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस होना चाहिए। तो ये दो फ्रीक्वेंसीज हमने लिए, दो वेव्स लिए, की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज मान ली और दूसरे की फ्रीक्वेंसी हमने 90 हर्ट्ज मान ली। तो अगर हम f1 प्लस f2 और बाई टू करते हैं तो कितना आ जाएगा ये 100 प्लस 90 यानी कि 180 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कितना जाएगा 95 हो जाएगा, 190, हाँ 190 बाई टू, 190 बाई टू आ गया 95। ऐसे ही f1 माइनस f2 बाई टू करोगे तो माइनस करके देखो तो 10 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 तो 5 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि ये चीज जो आएगी, ये चीज ये बहुत हाई होगी और इस चीज की वैल्यू बहुत लो होगी, यानी कि एडिशन ऐड करेंगे और एवरेज निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी विल बी वेरी हाई 95। अगर इनमें डिफरेंस करके अगर देखो तो 90 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी से जाता है ना। यानी कि एक सेकंड में अगर ये 5 चक्कर काट रहा है तो उतना ही सेकंड में 95 चक्कर काट रहा है। अगर डिवाइड करके देखोगे तो इसका 19 टाइम्स है ये, यानी जितनी देर में एक चक्कर काट रहा है उतनी देर में ये 19 बार चक्कर काट जाता है। अब मैं सपोज करो तो मैं इसका एक छोटा सा एक चीज एक्सप्लेन करता हूं और ग्राफ बना के दिखाता हूं। देखो जैसे मान लो कि मैंने बताया कि जब ऐड करेंगे और एवरेज निकालेंगे यानी ये चीज आएगी, तो एग्जांपल लेके बताया कि 95 होगा और उसका ओनली 5 था, तो उसका एक चक्कर काटना उतना ही टाइम में वो 95 चक्कर काट जाएगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो इसका ग्राफ जो आएगा वो कॉस का आएगा, और इस तरीके से आया, मान लो एक चक्कर काटा इसने, है ना। जितनी देर में इसने एक चक्कर काटा उतनी ही देर में इस वाले ने कितने चक्कर काट दिए, उतनी ही देर में इसने 19 चक्कर काट दिया। 19 काउंट मत करने लगना, ये तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये 19 नहीं हो सकते, चाहते हैं कम जो भी हो सकते हैं, तो लेकिन मान के चलो कि ये एक चक्कर इसका 19 चक्कर यहाँ पे बराबर है। वो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि f1 कितना है, f2 कितना है। तो ये हो गया। अब इसमें एक चीज देखो, जब सुपर इम्पोज ये इसके ऊपर होता है तो होता क्या है, यहां पर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, फिर एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होने लगेगा, मिनिमम जाएगा, फिर बढ़ने लगेगा, फिर कम होने लगेगा, इस तरीके से होता है। तो अगर ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज किया, दोनों वेव क्या करती है, दोनों मान लो अगर जो सुपर इम्पोज वेव अगर तुम देखोगे तो इस तरह से आती है ना, तो इसका मतलब ये चीज ये है, ये चीज जो है यानी कि ये मैक्सिमम से स्टार्ट हुई और मिनिमम पे गई और फिर मैक्सिमम इस तरीके से। तो ये जो चीज है वो ये है ना, और ये है। तो कहने का मतलब ये ग्राफ मैंने बनाया क्यों, ये इसलिए बनाया क्योंकि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो इसके एम्पलीट्यूड के हिसाब से वेरी कर रहा है। तो इस इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड इसके एम्पलीट्यूड के हिसाब से वेरी कर रहा है, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा वो ये डिटरमाइन कर रहा है, इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा वो ये डिटरमाइन नहीं कर रहा, इसका कितना एम्पलीट्यूड होगा वो ये टर्म डिटरमाइन कर रहा है। यानी ओवरऑल अगर हम बोलेंगे इस पूरे के पूरे वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो ये होगा। इसीलिए मैंने ग्राफ ये बना के दिखाया कि ये चीज का जो एम्पलीट्यूड है यानी कितना होगा इसका एम्पलीट्यूड, वो ये पूरे इसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है, यानी इस पूरी चीज पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब इस चीज को हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ, यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, इसको ए मान लो मैंने बोल दिया, और ये हो गया साइन 2 पाई f1 प्लस f2 बाई 2 और इंटू टी, और यहां पर a क्या है, वेयर a इज दिस और दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द सुपर इम्पोज्ड वेव। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं उसको। तो यहां पर मैंने इसलिए ग्राफ बना के दिखाया कि इन दोनों में कौन एम्पलीट्यूड है कौन फेज है। तो ये एम्पलीट्यूड है और ये फेज है, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड इसके एम्पलीट्यूड के हिसाब से वेरी कर रहा है, इसका वेरी नहीं कर रहा, इसका एम्पलीट्यूड के हिसाब से वेरी कर रहा है। तो ऑन द होल बोलेंगे
तो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस सुपर इम्पोज्ड वेव, यानी कि ए जो है यहां पर वो है हमारा 2a cos 2 पाई f1 माइनस f2 बाय 2 और इनटू t। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सुपर इम्पोज्ड वेव। अब होगा क्या कि जब दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस होगा और उसकी इक्वेशन जो हमने निकाली उसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा कब होगा, जब इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, और एम्पलीट्यूड सबसे कम कब होगा, जब इसकी वैल्यू सबसे कम होगी, है ना। तो सबसे पहले हम वो टाइम निकालते हैं जिस टाइम पर जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है, यानी कि जो एम्पलीट्यूड है सुपर इम्पोज वेव का, वो सबसे ज्यादा होगा। तो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा कब होगी, जब इसकी वैल्यू कॉस की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, है ना। तो हम लिख देंगे यहां पर कि ए विल बी मैक्सिमम, ए विल बी मैक्सिमम कब, व्हेन cos 2 pi f1 minus f2 by 2 into t will be maximum, will be maximum, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना। जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी तो ए की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी ए मैक्सिमम होगा। तो इस cos की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, कितनी होती है, सॉरी cos की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, cos की वैल्यू मैक्सिमम होती है +-1, ये है ना। तो ये मैक्सिमम जब +-1 होगी तो कौन से एंगल पे होगी, तो इसका मतलब एंगल जो आ जाएगा हमारा वो हो जाएगा f1 माइनस f2 बाई 2 इंटू टी इक्वल्स टू 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड सो ऑन, बोले तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, तो 2 पाई f1 माइनस f2 अपॉन 2 इंटू टी इंटू टी इक्वल्स टू एन पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो f1 माइनस f2 इंटू टी इक्वल एन क्या आ गया, तो टी आ गया एन अपॉन f1 माइनस f2। तो ये वो टाइम आ गया, ये वो टाइम आ गया जिस टाइम पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम होगा। ये वो टाइम आ गया जिस टाइम पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम आ गया। अब वो कौन कौन सा टाइम हो, अगर मैं n की वैल्यू डालूं 0 तो 0 आएगा, अगर 1 डालूंगा तो 1 अपॉन f1 माइनस f2, 2 डालूंगा तो 2 अपॉन f1 माइनस f2, 3 डालूंगा तो 3 अपॉन f1 माइनस f2 एंड सो ऑन। यानी ये वो टाइम है जिस टाइम पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विल बी मैक्सिमम इन द सुपर इम्पोज्ड वेव। बिट पीरियड क्या बताया था, बिट पीरियड का मतलब वो टाइम इंटरवल, जितने टाइम इंटरवल के बाद जो साउंड की इंटेंसिटी है 2 लगातार बार मैक्सिमम हो जाती है या 2 लगातार बार मिनिमम हो जाती है। तो अगर मैं देखूं तो ये एक टाइम हो गया और उसके बाद ये वो टाइम हो गया कि जितने टाइम बाद साउंड की इंटेंसिटी 2 बार कंसेक्यूटिव इंक्रीज हुई, या इतने बाद हुआ फिर इतनी देर बाद हुआ फिर इतनी देर बाद हुआ इतनी देर बाद हुआ, है ना। तो क्या करें, अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें या इसमें से ये माइनस कर दें या इस टाइम में से ये टाइम माइनस कर दें, तो जो टाइम इंटरवल आएगा ये वो टाइम इंटरवल है इन विच द साउंड इंक्रीजेस टू अप टू मैक्सिमम वैल्यू। ये वो टाइम आ गया जिस टाइम में साउंड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी 2 कंसेक्यूटिव टाइम्स, है ना। तो अगर मैं टाइम पीरियड निकालूंगा तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ बिट्स। तो इसमें अगर माइनस करके भी देखो आप तो इसमें से ये माइनस करो वही आएगा, इसमें से ये माइनस करो वही आएगा, इसमें से ये माइनस करो वही आएगा। तो बिट पीरियड क्या बोलेंगे, द टाइम पीरियड ऑफ द बिट आल्सो कॉल्ड बिट पीरियड, आल्सो कॉल्ड बिट पीरियड। तो ये जो बिट पीरियड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कैपिटल टी से मान लो उसको डिनोट कर देते हैं। तो सबसे आसान है, इसमें से हम f1 माइनस f2 में से 0 माइनस कर देते हैं तो 1 अपॉन f1 माइनस f2 आ गया, f1 ये t आ गया। तो ये वो टाइम आ गया जिस टाइम में साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। दिस इज द टाइम पीरियड, समझ में आ गया। बिट फ्रीक्वेंसी क्या बताया था, बिट फ्रीक्वेंसी होता है
बिट फ्रीक्वेंसी को मान लो एम से डिनोट कर देते हैं, ये क्या होगा, एक सेकेंड में जितनी बार साउंड की इंटेंसिटी बढ़ रही है, जितनी बार घट रही है, तो यहां बढ़ने की बात करते हैं, तो ये हो गया कि 2 लगातार बार बढ़ने में साउंड इतना टाइम लेता है। तो बिट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो बिट फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन बिट पीरियड यानी कि टी। तो इसका मतलब बिट फ्रीक्वेंसी यानी एम हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो ये जाएगा f1 माइनस f2। इसको मोड में और ले लेना है, क्यों, क्योंकि जो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड होंगे वो या तो नहीं होंगे, मतलब या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा 3 होगा या 4 होगा, नेगेटिव में तो नहीं हो सकता ना, तो इसलिए इसको मोड में लेंगे। व्हाट इज एम, एम इज द बिट फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज बिट फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, यानी कि कितनी बार साउंड की इंटेंसिटी एक सेकेंड में इंक्रीज हुई, दैट इज एम। किसके इक्वल होगा, डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू वेव्स, यानी एक वेव का मान लो फ्रीक्वेंसी अगर मैं लेता हूं 90, दूसरे का लेता हूं 80, तो बिट फ्रीक्वेंसी क्या जाएगी 10। तो 10 विल बी द बिट फ्रीक्वेंसी, है ना। तो बिट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, तो डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टू वेव्स जिसके सुपरपोजिशन से बिट्स बनता है, तो उनका डिफरेंस निकालो, वही उसकी बिट फ्रीक्वेंसी जाएगी। क्लियर है। तो ये हमने जो बिट फ्रीक्वेंसी निकाली है, बिट पीरियड निकाला, वो कैसे निकाला, 2 सक्सेसिव बार साउंड इंक्रीज किया, उस कंसेप्ट को यूज करके निकाला। ऐसे ही डिक्रीज करके भी देखते हैं भाई, बिट पीरियड ये भी तो होता है कि 2 लगातार बार साउंड का डिक्रीज करना, तो उस टाइम इंटरवल को हम क्या कहते हैं, बिट पीरियड कहते हैं। तो ए मिनिमम होगा, ए विल बी मिनिमम, कब होगा मिनिमम, व्हेन cos 2 पाई और f1 माइनस f2 बाई 2 और इंटू टी विल बी मिनिमम, विल बी मिनिमम है। और cos की वैल्यू मिनिमम कौन सा एंगल पे होती है, यानी कि cos 2 पाई f1 माइनस f2 बाई 2 और इंटू टी, दिस विल बी मिनिमम। और cos की वैल्यू मिनिमम कौन से एंगल पे होती है, तो 2 पाई f1 माइनस f2 बाई 2 इंटू टी इक्वल हो जाएगा हमारे कौन कौन से एंगल्स के इक्वल हो जाएगा, इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी होती है, 0 होती है। तो कौन कौन से एंगल पे होगा ये, पहले एक स्टेप और लिख देते, चलो cos की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू देखिए 0। कौन कौन से एंगल्स पे होगी, तो f1 माइनस f2 बाई 2 इंटू टी, ये होगी या तो पाई बाई 2 पे, या 3 पाई बाई 2 पे, या 7 पाई बाई 2 पे, सॉरी इससे 5 भी आएगा, सो इस तरह से आ जाएगा, 7 पाई बाई 2 आ जाएगा। तो इसको अगर हम देखेंगे तो f1 माइनस f2 बाई 2 ये इक्वल आ जाएगा, इसको जनरलाइज अगर हम कर देंगे तो इंटू टी, ये इक्वल हो जाएगा 2n प्लस 1 और इंटू पाई बाई 2 ये आ जाएगा। ठीक, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से t जो आ जाएगा हमारा वो होगा 2n प्लस 1 अपॉन f1 माइनस f2। ये वो टाइम हो गया, इस टाइम से हम वो टाइम निकाल सकते हैं जिस टाइम में साउंड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाया करेगी। और इस कंसेप्ट को यूज करके अगर मैं वो टाइम निकालूं कि कौन कौन सा टाइम ऐसा होगा जिस टाइम पे साउंड की इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी, तो एक बार अगर मैं डालूंगा मान लो t की जगह 0, तो कितना हो जाएगा फिर ये 1 अपॉन f1 माइनस f2, 1 डालेंगे तो 3 अपॉन f1 माइनस f2, 5 अपॉन f1 माइनस f2 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये वो टाइम है, यानी पहली बार जो साउंड की इंटेंसिटी मिनिमम होगी वो इस टाइम पे होगी, दूसरी बार इस टाइम पे होगी, तीसरी बार इस टाइम पे होगी एंड सो ऑन। वो टाइम किस पर डिपेंड करेगा, डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टू वेव्स। मान लो 2 की फ्रीक्वेंसी में सपोज करो 5 सेकंड का डिफरेंस है, f1 माइनस f2 5 आ गया, तो जब हमने स्टार्ट किया कितनी देर बाद 1/5 सेकंड बाद दोबारा आवाज सुनाई देगा बहुत तेज, है ना। फिर 3/5 बाद दोबारा दिखाई देगा, 5/5 यानी 1 सेकंड बाद दोबारा इंटेंसिटी, सॉरी मैक्सिमम नहीं मिनिमम सुनाई देगा। तो ये वो टाइम है जिस टाइम पे साउंड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। एक बार हमें मिनिमम साउंड कब सुनाई देगा, अगर मान लो बिट फ्रीक्वेंसी है उसकी सॉरी f1 माइनस f2 5 आ रहा है, तो कितना टाइम बाद मिनिमा होगा, फर्स्ट 1/5 सेकंड, 3 दूसरा होगा 3/5 सेकंड मिनिमा, तीसरा होगा 5/5 सेकंड बाद, यानी कि 1 सेकंड बाद मिनिमम साउंड दोबारा से हो जाएगा। तो ये इस तरह से साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, इस तरह से साउंड की इंटेंसिटी वो टाइम है जिस टाइम पे इंटेंसिटी विल बी मिनिमम। तो बिट पीरियड क्या होता है बताया था, व्हाट इज बिट पीरियड,
बिट पीरियड का मतलब 2 सक्सेसिव बार साउंड की इंटेंसिटी का डिक्रीज करना। तो इसमें से ये माइनस कर दो, या इसमें से इसमें ये माइनस कर दो, तो ये वो टाइम इंटरवल है जितने टाइम इंटरवल में साउंड की इंटेंसिटी 2 बार लगातार घट रही है। तो किसी को भी माइनस करोगे इसमें से ये, इसमें से ये, तो सब एक ही चीज आएगा, अलग नहीं आएगा। इसमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ इसमें ये है कि यहां पर आना चाहिए 2 आना चाहिए। यहां पर क्या आना चाहिए? सम में आना चाहिए 2, सम में आना चाहिए 2, सम में आना चाहिए 2। यहाँ 2 है ना, 2 हमने नहीं लिखा था, भूल गए थे, चलो लिखते कोई बात नहीं। तो इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, तो ये वो टाइम आ गया जिस टाइम में बिट पीरियड आ गया जितने टाइम बाद साउंड हमें दोबारा से मिनिमम हो जाएगा। तो इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, सेम चीज आएगा। तो इसमें से ये माइनस कर लेता हूं, तो 3/f1 माइनस f2, 2 माइनस 1/f1 माइनस f2 इंटू 2। सॉल्व करोगे तो 2/2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/f1 माइनस f2 आ जाएगा। ये आ गया बिट पीरियड, कैपिटल टी से डिनोट कर दिया। तो ये वो टाइम आ गया 1/f1 माइनस f2, ये वो टाइम आ गया जितनी टाइम बाद दोबारा से साउंड की इंटेंसिटी फिर से मिनिमम हो जाया करेगी। एक बार मिनिमम हुई, इतना टाइम बाद दोबारा से मिनिमम, इतना टाइम बाद दोबारा से मिनिमम, इतना टाइम बाद दोबारा से मिनिमम, तो 1/f1 माइनस f2। अब देखो ये वही टाइम है जितने टाइम बाद साउंड की इंटेंसिटी दोबारा से मैक्सिमम हुई थी। तो मैक्सिमम फिर दोबारा से मैक्सिमम, इतना टाइम बाद मिनिमम, फिर दोबारा से मिनिमम, सेम टाइम के बाद। तो ये टाइम इंटरवल जो होता है 2 सक्सेसिव मैक्सिमा का या 2 सक्सेसिव मिनिमा का, ये टाइम इंटरवल बिल्कुल सेम होता है। तो बिट फ्रीक्वेंसी का निकालेंगे, तो बिट फ्रीक्वेंसी विल बी m, ये 1/t हो जाएगा, तो m आ जाएगा हमारा, और मोड में लेंगे वही f1 माइनस f2। तो यहां से भी देखो तो बिट फ्रीक्वेंसी हमारा बिल्कुल सेम आया। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर हमें बिट फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि 1 सेकंड में साउंड कितनी बार इंक्रीज कर रहा है या 1 सेकंड में साउंड कितनी बार डिक्रीज कर रहा है, तो यू मस्ट नो द टू फ्रीक्वेंसीज ऑफ द 2 वेव्स। जिसको सुपर इंपोज करके नई वेव बन रही है, आपको उसकी फ्रीक्वेंसीज पता होनी चाहिए, यू कैन फाइंड द बिट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हमारा बिट, मैंने बताया आपको बिट क्या होता है, बिट्स क्या होता है, और उसके बाद हमने ग्राफिकली भी बिट्स को समझा कि बेसिकली बिट्स कैसे बनता है, कैसे साउंड की इंटेंसिटी बढ़ती है, कैसे घटती है ना। इंटेंसिटी का मतलब एम्पलीट्यूड होता है। तो इन सिंगल पॉइंट पे क्या हुआ था, एम्पलीट्यूड, पार्टिकल के एम्पलीट्यूड हो वाइब्रेशन धीरे धीरे बढ़ता गया, फिर धीरे धीरे घटता गया, फिर धीरे धीरे एक सिंगल टाइम पे, एक सिंगल पॉइंट टाइम पे, सिंगल पॉइंट पे क्या होता है कि साउंड की जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होता है पार्टिकल का, वो टाइम के साथ साथ वेरी करता है, इंक्रीज और डिक्रीज करता है। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, बिट्स कहते हैं। जबकि स्टेशनरी वेव में क्या होता है, स्टेशनरी वेव में हालांकि सभी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वहां भी डिफरेंट होता है, लेकिन एक गिवन पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन फिक्स होता है। इसमें यहां पर एक गिवन पार्टिकल का ही एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन टाइम के साथ साथ इंक्रीज, फिर टाइम के साथ साथ डिक्रीज, एक सिंगल पार्टिकल में ऐसा होता रहता है। और कितने बार 1 सेकंड में इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, वो डिपेंड करता है कि 2 वेव जिसको हम सुपर इंपोज कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज कितनी है। उसके बाद अब आता है देखो यूजेज ऑफ बिट्स। तो बिट्स को हम कहां यूज करते हैं, किस जगह हम बिट्स को यूज करते हैं। तो बिट्स का कंसेप्ट कई जगह हम यूज करते हैं। सबसे पहले तो ये मैंने बताया म्यूजिकल टर्म है, तो कहां यूज करते हैं इसको, यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक के फॉर्मेशन में इसका यूज करते हैं, सिंपल सी चीज है ना। दूसरी चीज कहां इसको यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं न्यूमेरिकल भी करके आपको बताऊंगा कि टू फाइंड द अननोन फ्रीक्वेंसी। इसमें हम क्या करेंगे, 2 इंस्ट्रूमेंट, जैसे मान लो ट्यूनिंग फॉर्क ले लिया हमने, तो 2 ट्यूनिंग फॉर्क को एक साथ ट्यून करेंगे, और एक साथ ट्यून करके हम देखेंगे कि उनमें जब एक साथ ट्यून किया तो 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ बीट्स बने, वो बीट्स हम नोट कर लेंगे। और उसमें से एक ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी हमें पता होगी, दूसरे की फ्रीक्वेंसी हम मालूम कर सकते हैं। कैसे, इस वाले फार्मूले से, f1 माइनस f2 वाले फार्मूले से। यानी इस वाले फार्मूले से एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता होगी, दूसरा अननोन होगा, वो हम पता कर लेंगे, और m नंबर ऑफ बिट्स हम सुन के ही पता कर लेंगे, कितनी बार सेकंड में साउंड इंक्रीज किया, कितनी बार साउंड इंक्रीज किया। तो ये अननोन फ्रीक्वेंसी को पता करने के लिए हम इस कंसेप्ट को यूज करते हैं। तीसरा
सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट में इसको यूज करते हैं, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट में यूज होता है बिट्स फिनोमेना का। और कहां होता है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है, टू डिटेक्ट दी डेंजरस गैसेस इन माइंस। जो माइंस के अंदर डेंजरस गैसेस होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हम बिट्स फिनोमेना का ही यूज करते हैं। तो ये मैंने अभी आपको बिट्स बताया कि बिट्स क्या होता है, बिट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसका फार्मूला ड्राइव किया, बिट पीरियड क्या होता है उसका हमने फार्मूला ड्राइव किया। अब हम क्या करते हैं, बिट्स से रिलेटेड एक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। उन क्वेश्चंस को, उन प्रश्नों को अच्छे से आपको देखना है और इसी तरह के क्वेश्चंस की और भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या बताया, मेनली जो इसका यूज हम करते हैं बिट्स का, वो क्या है, टू फाइंड दी अननोन फ्रीक्वेंसीज। तो उसी को हम करके देखते हैं। देखो जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 लिया। अच्छा, इसमें जो आपको मैं तरीका बता रहा हूं उस तरीकों को आपको अच्छे से समझना है और अच्छे जब आप तरीके को समझ जाओगे किस तरीके से हम कर रहे हैं, तो इसी तरह के और क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक। जैसे देखो, मान लो क्वेश्चन में लिखता हूं कि टू सितार्स सितार A and B playing नॉट धा क्या कर रहा है वो, धा। तो ये प्लेइंग नॉट, ये नॉट को प्ले कर रहा है, दैट इज धा। आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून। देखे ना, जब दो चीज आपस में बजाते हैं, तबला भी आपस में बजाते हैं, ढोलक भी बजाते हैं, तो जब दोनों की फ्रीक्वेंसी आज मिलती नहीं है तो दोनों एक साथ बजाते हैं देख देख एक दूसरे को, है ना। तो ऐसे सितार क्या कर रहे हैं, बजा रहे हैं देख देख के एक दूसरे को, सितार बजा रहे हैं, गिटार बजाते हैं। तो जब एक दूसरे को देखते हैं और फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं, तो जितनी फ्रीक्वेंसी अच्छे से मैच होती है उतनी बढ़िया उसमें बीट्स बनता है और उतना ही हमें अच्छा लगता है सुनाई देने में। तो वो यहां पर कह रहा है द टू सितार्स ए एंड बी प्लेइंग नॉट धा आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून। अच्छा नहीं बन रहा, मजा नहीं आ रहा। आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस beats of frequency, produce a bit of frequency 5 हर्ट्ज। यानी एक सेकेंड में मान लो 5 बीट्स वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। दो सितारे एक साथ ट्यून कर रहे हैं, एक सेकेंड में 5 बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब कह रहा है द टेंशन, मान लो अभी कहता है द टेंशन ऑफ स्ट्रिंग B is slightly increased। क्या कर दिया हमने, उसको टेंशन को स्लाइटली इंक्रीज कर दिया। जो B का टेंशन है वो स्लाइटली इंक्रीज कर दिया। एंड द बीट frequency is found to be 3 हर्ट्ज नाउ। अब जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी उसकी वो 3 हर्ट्ज हो गई। तो कह रहा है कि व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इफ frequency of A is 427 हर्ट्ज। ये देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये है टू सितार्स A and B playing धा आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून। मजा नहीं आ रहा सुनने में, तो क्या करता है, टाइट करेगा, स्क्रू को टाइट करता है। तो हमें पता है कि स्क्रू को टाइट करने से जो भाई फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/2L अंडर रूट ऑफ TYM होती है। पता है ये चीज हमने ड्राइव किया हुआ है। फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज 1/2L अंडर रूट TYM।
तो जितना टेंशन इंक्रीज करेंगे उतनी ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, जितना टेंशन डिक्रीज करेंगे उतनी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। ठीक, अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि 5 बीट्स पर सेकेंड आ रहा है, उसके बाद कह रहा है कि मजा नहीं आया। तो मजा नहीं आया तो क्या करते हैं फिर वो बी का जो टेंशन इसकी फ्रीक्वेंसी उसको नहीं पता, सितार बी की, तो उसके वायर को टेंशन को इंक्रीज करता है वो, है ना। इंक्रीज करता है तो अब कह रहा है इंक्रीज करने के बाद जो नंबर ऑफ बीट्स सुनाई दे रहे हैं वो 3 हर्ट्ज पर सेकंड, मतलब 3 हर्ट्ज यानी 1 सेकंड में अब 3 बीट सुनाई दे रहे हैं। यानी पहले 5 सुनाई दे रहे थे, अब 3 सुनाई दे रहे हैं। यानी नंबर टेंशन इंक्रीज करने से नंबर ऑफ बीट्स घट रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तो व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 427 हर्ट्ज। अब एक चीज देखो, पहले जो था वो 5 बीट्स उसको सुनाई दे रहा था, ठीक है। अब नॉन वाला 527 है। तो हमने देखा था कि नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड क्या होता है, जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज होती है वो नंबर ऑफ बीट्स के इक्वल होता है ना। तो दूसरा वाला जो है यानी कि जो अननोन फ्रीक्वेंसी है और जो ये वाली फ्रीक्वेंसी, उसका डिफरेंस 5 होना चाहिए। तो जो अननोन फ्रीक्वेंसी है वो 427 प्लस 5 भी हो सकता है, यानी इससे 5 ज्यादा है, और 427 माइनस 5 भी हो सकता है। यानी कि जो अननोन फ्रीक्वेंसी है भाई 5 बिट्स चाहिए ना, ये डिफरेंस दोनों का 5 आना चाहिए। तो डिफरेंस 5 कब आ जाएगा, जब नॉन इतना है और अननोन या तो उससे 5 ज्यादा हो। यानी कि 7 5 कितना आ गया 25, यानी कि 432 हो हर्ट्स या 422 हर्ट्स हो। ये दो फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल है कि अगर कोई दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को एक साथ ट्यून कर रहे हैं और एक की फ्रीक्वेंसी अगर मान लो 427 है और 5 बीट्स पर सेकंड में सुनाई दे रहे हैं, तो जो अननोन फ्रीक्वेंसी है वो या तो उससे 5 ज्यादा होगी या उससे 5 कम होगी, तभी तो बीट्स 5 है, तभी तो डिफरेंस उनका 5 होगा। तो या तो अननोन फ्रीक्वेंसी या तो 432 होगी या 422 होगी। अब यही हमें पता करना है कि दोनों में से कौन सा है। उसके लिए देखो क्या करेंगे, वो सॉल्यूशन करके बता रहे हैं आपको कि m जो है वो होता है मोड ऑफ f1 माइनस f2। मान लेते हैं f1 कितना है, f1 हमारा 427 और f2 हमें पता नहीं, नंबर ऑफ बीट्स पहले कितना था 5 था। ठीक, अब देखो क्या होगा कि अगर मैं इसको 432 यहां पर रख के देखता हूं, ठीक, 432 रख के देखता हूं और टेंशन को इंक्रीज कर रहा हूं, तो टेंशन जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे तो F2 की वैल्यू इंक्रीज करेगी। यानी जो पहले जो मान लो अगर ये 432 था तो नंबर ऑफ बिट्स 5 थे, अब टेंशन इंक्रीज कर दिया, इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर गई तो डिफरेंस और ज्यादा बढ़ गया। यानी कि 5 की जगह मान लो 6 आ जाएगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना टेंशन से, तो 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन यहां तो हो रहा है उल्टा, यानी कि टेंशन बढ़ाने से बिट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, बढ़ने के बजाय घट रही है। अगर यहां पर यह कहता कि टेंशन इंक्रीज करने से बिट्स पहले 5 था फिर बाद में 8 हो गया, तो फिर सही था, क्योंकि टेंशन बढ़ाओगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, डिफरेंस बढ़ता जाएगा, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन यहां तो उल्टा केस हो रहा है। तो यहां पर हो क्या रहा है कि टेंशन बढ़ाने से बिट फ्रीक्वेंसी बढ़ने के बजाय घट रही है। तो अगर मैं इसको 422 यहां पर डालूं तो डिफरेंस अब भी 5 आएगा, तो डिफरेंस अब भी 5 आएगा। और उसके बाद टेंशन अगर मैं इंक्रीज करूं तो मान लो 420t से 4 इंक्रीज करेगा फ्रीक्वेंसी, तो 422 से 423 हो गया, तो अब डिफरेंस जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। और टेंशन ज्यादा कर दिया तो ये मान लो 424 आ गया, तो डिफरेंस हो गया अब 3। तो इसका मतलब अगर मैं इसको 422 लेता हूं तो जो ये कह रहा है वो काम हो जाएगा। यानी कि टेंशन बढ़ाने से नंबर ऑफ बिट्स, इसका टेंशन बढ़ाने से नंबर ऑफ बिट्स कम होंगे। कब, जब मैं F2 को 422 लूंगा। समझ में आ गई बात। तो ये चीज ध्यान रखना जो मैंने आपको बढ़ाया। तो दो पॉसिबल कौन कौन सी हो सकती है इसमें, दिस एंड दिस, दोनों को हमने बारी बारी से रख के देखा। तो हमने ये देखा कि अगर हम 422 डालते हैं यहां पर अननोन फ्रीक्वेंसी और टेंशन को इंक्रीज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, तो डिफरेंस कम होने लगेगा, तो नंबर ऑफ बिट्स भी कम होने लगेगा। ये यहां पर ये कह रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी इसका मतलब ये हो गया जो अननोन फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी, अननोन फ्रीक्वेंसी ये होगी 422। क्लियर है जो बताया। तो इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें हम क्या करते हैं,
अननोन फ्रीक्वेंसीज पता करते हैं, वो जरूर आता है बिट्स में, और बहुत इसके ऊपर यही क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। समझ में आ गया? चलो एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं ऐसा ही, पॉज करके आप नोट करो, और एक और क्वेश्चन ऐसा ही हम करके देखते हैं। और ये क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन है कि अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ unknown frequency, tuning fork of unknown frequency when sounded with other frequency 288 हर्ट्ज, यानी दो फ्रीक्वेंसी के साथ हमने a tuning fork of unknown frequency will sounded with other frequency of 288 hertz gives 5 beats per second, यानी कि एक सेकंड में 5 बीट्स प्रोड्यूस कर देता है वो। when loaded with a piece of wax again it gives 5 beats per second। लोडिंग अभी क्या था, लोडिंग करने से टेंशन बढ़ाने से नंबर ऑफ बीट्स कम हो रहा था। अब ये क्या कर रहा है भाई, अब लोड कर रहे हैं तब भी नंबर ऑफ बीट्स वही हो रहा है, कुछ देर बाद 5 बीट्स पर सेकंड हो जा रहा है ना। अब कह रहा है कि again it gives 5 beats per second. What is the unknown frequency? Unknown frequency क्या है? What is the unknown frequency? अब unknown frequency देखो क्या होगी। अब एक चीज देखो, एक ट्यूनिंग फॉर्क, मतलब ट्यूनिंग फॉर्क देखा होगा आपने, इस तरह का ट्यूनिंग फॉर्क होता है। दो ट्यूनिंग फॉर्क ले लिया हमने, ये ठीक, मान लो ये एक ट्यूनिंग फॉर्क ए है, दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क बी है, तो दो ट्यूनिंग फॉर्क हमने दिए। अब कह रहा है कि जो ये ट्यूनिंग फॉर्क है, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी है f1, ये हमारा कितना 288 हर्ट्ज, ठीक, हर्ट्ज। अब नंबर ऑफ बीट्स जो है ये है 5, तो f2 की जो वैल्यू होगी, जो अननोन फ्रीक्वेंसी होगी, या तो 288 से 5 ज्यादा होगी या 288 से 5 कम होगी, तभी तो नंबर ऑफ बीट्स 5 आ रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ बीट्स होता है डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज। तो इसका मतलब जो अननोन फ्रीक्वेंसी हुई f2, या तो उससे 5 ज्यादा, तो 5 इसमें ऐड करोगे कितना आएगा, 293 हर्ट्ज होगा, या तो उसकी फ्रीक्वेंसी या उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, इसमें से 5 माइनस कर दो तो 282 हर्ट्ज। ये दो पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज होंगी। अब दोनों तो साथ में हो नहीं सकती, या तो ये होगी या ये होगी, ये हमें पता करना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में एक और चीज मैंने बताया, तो टेंशन से फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, टेंशन को इंक्रीज करके, या तो इंक्रीज करेंगे तो टेंशन इंक्रीज करेंगे, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, टेंशन डिक्रीज करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है। ये ऐसा किसमें होता है, स्ट्रिंग में होता है, या जो भी म्यूजिकल टर्म जिसमें वायर होगा, सितार में, गिटार में, उन सब में ऐसा होगा। लेकिन जो ट्यूनिंग फॉर्क होगा उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हम करते हैं वैक्स से, यानी वैक्स को लोड करेंगे या अनलोड करेंगे। अनलोड को हम कभी कभी वर्ड फाइलिंग वर्ड भी यूज करते हैं। तो दो ही चीज होगी, या तो लोडिंग ऑफ वैक्स या अनलोडिंग ऑफ वैक्स, और अनलोडिंग ऑफ वैक्स का मतलब होता है फाइलिंग ऑफ वैक्स, है ना। तो इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, जो अननोन वाली फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता, दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर वैक्स की लोडिंग कर रहे हैं। और लोडिंग का मतलब होता है भारी, लोडिंग का मतलब भारी, और फाइलिंग का मतलब उसको हल्का करना। तो भारी चीज कोई होगी, हल्की चीज होगी मान लो, तो हल्की चीज बहुत तेजी से वाइब्रेट करेगी, बहुत तेजी से वाइब्रेट करेगी, और जैसे जैसे उसका क्या करते जाओगे, वेट बढ़ाते जाओगे, लोड उस पर डालते जाओगे, वो उसका वाइब्रेशन धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो हल्की चीज बहुत तेजी से वाइब्रेट करेगी, और जैसे जैसे उसमें हम लोड करते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कम होती जाएगी। तो ध्यान रखना है इस चीज कि लोडिंग करने से, नोट कर लो इन चीजों को, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। लोडिंग करने से क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ट्यूनिंग फॉर्क की, वो डिक्रीज करेगी,
और अनलोड करने से जो फ्रीक्वेंसी होगी ट्यूनिंग फॉर्क की वो इंक्रीज करेगी। अनलोड का मतलब दूसरा वर्ड क्या बताया, फाइलिंग करना, फाइल उसमें से हटाना। तो लोड करने से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है, अनलोड करने से यानी फाइल करने से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है। यहां पर क्या कर रहा है, वो लोड कर रहा है। तो लोडिंग करने का मतलब यह है कि जैसे जैसे वो लोड करते जाएगा तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज उसकी बढ़ती जाएंगी। अब देखो, अब आते हैं मेन पॉइंट पे, मुद्दे वाली बात पे आते हैं। तो m होता है हमारा मोड ऑफ f1 माइनस f2, ये तो पता ही है ना। इसमें से एक फ्रीक्वेंसी क्या हमारी 288 है, दूसरी हमें पता नहीं क्या है, हम ये भी नहीं पता या तो ये है या ये है। अच्छा, अब इसको मान लो मैं यहां पर ये रख के देता हूं, ये रखता हूं 293 मैंने रखा तो डिफरेंस 5 आया, ठीक है। 293 यहां पर रखा तो डिफरेंस 5 आया। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि इसको लोड कर रहा हूं वैक्स के साथ। तो जैसे जैसे लोड करूंगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, अब कम होती जाएगी। इसकी फ्रीक्वेंसी 293 थी, लोड करेंगे 293 से थोड़ी कम हो जाएगी। तो कम हो जाएगी तो मान लो 292 हो गई, तो डिफरेंस आ गया 4 आ गया। और कम कर दिया, मान लो एक और हर्ट्ज कम हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी 292 से 291 हो गई, डिफरेंस हो गया 290 हो गई। और लोड किया 290 हो गई, डिफरेंस अब 2 आ गया। और लोड किया फ्रीक्वेंसी और कम हो गई, यानी कि मान लो 187 हो 189 हो गई, डिफरेंस 1 आ गया। और लोड किया 288 हो गया, डिफरेंस 0। और लोड किया तो अब 287 हो गया। तो अब तक क्या हो रहा था, देखो नंबर ऑफ बीट्स कम हो रहे थे। अगर मैंने ये फ्रीक्वेंसी ली 293 तो क्या हुआ, पहले बिट फ्रीक्वेंसी 5 थी, और लोड किया बिट फ्रीक्वेंसी 4 हो गई, और लोड किया बिट फ्रीक्वेंसी 3 हो गया, और लोड किया बिट फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, और लोड किया बिट फ्रीक्वेंसी हो गई, और लोड किया बिट फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। यानी कि पहले थी 5, फिर हुई 4, फिर हुई 3, फिर हुई 2, फिर हुई 1, फिर 0, 1, 2, अब इंक्रीज करनी शुरू हो गई। पहले डिक्रीज कर रही थी लोडिंग के साथ साथ। क्यों डिक्रीज कर रही थी, क्योंकि डिक्रीजिंग के साथ साथ ये जो F2 है ना, यानी कि 293 है, यानी कि इसको मैं अब यहां से बता देता हूं। यानी कि अब क्या हो रहा है इसमें, यानी m अगर मैंने रखा देखो 288 माइनस 293, तो जैसे जैसे मैं इसको लोड करूंगा इसकी फ्रीक्वेंसी कम होने लगेगी, तो डिफरेंस भी कम होने लगेगा। और करते 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 डिफरेंस 0 हो गया, उसके बाद और ज्यादा लोड करूंगा तो और फ्रीक्वेंसी कम होगी ना, तो अब डिफरेंस दोबारा से बढ़ने लगेगा। और बढ़ते 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 कभी तो दोबारा ये 5 पे जाएगा। तो वही काम तो यहां पर हो रहा है। तो कह रहा है कि पहले बिट फ्रीक्वेंसी 5 है, लोड करते जा रहे हैं, कुछ देर बाद दोबारा से बिट फ्रीक्वेंसी 5 सुनाई जाती है, दोबारा से 5 सुनाई दे जाती है। इसका मतलब जो अननोन फ्रीक्वेंसी है 293 होगी। क्लियर। अच्छा, एक चीज देखो, चलो यहां तो हमने कहा, अब मैं इसको रख के देखता हूं। देखो क्या, अगर मैं इसको रख के देखूं यहां पर 288 को, तो डिफरेंस कितना है 282 को, दूसरा कितना था, 288 था ना, तो डिफरेंट दूसरा कितना होना चाहिए, दूसरा कितना होना चाहिए भाई, 288 में से 5 गया, कितना हो गया, 288 में से 5 गया तो कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, 283 होना चाहिए क्या, हाँ 283, ये 283 होना चाहिए, ठीक। अच्छा, मैंने इसमें 5 ऐड किया 293, इसमें 5 माइनस किया तो 283 हो गया, ठीक है। अब देखो ये लिया मैंने, तो डिफरेंस 5 आ गया, ठीक है। अब मैं और अब इसको लोड कर रहा हूं, तो लोड करूंगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। जब इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी 282 होगी, तो नंबर ऑफ बिट्स 5 से 6 हो गए, और कम हुआ इसकी फ्रीक्वेंसी और लोड करने से 7 हो गया, और 8 हो गया, और 9 हो गया। तो अगर हम इसको लोड करते जा रहे हैं तो अब बिट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज नहीं कर रही है, इंक्रीज करते जा रही है। तो 0 कब होगी, फिर उसके बाद फिर 1 2 3 कब होगी। तो इसका मतलब इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर मैं इसको लोड करूंगा तो जैसे जैसे लोड करता जा रहा हूं तो कंटिन्यूअसली बिट फ्रीक्वेंसी बढ़ती ही जा रही है, डिक्रीज नहीं हो रही है कि डिक्रीज होकर 0 हुआ दोबारा से इंक्रीज करना शुरू किया, ऐसा तो इसमें हो नहीं सकता, क्योंकि कंटिन्यूअसली डिक्रीज ही करती जा रही है। तो इसका मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो क्या बताया, कौन सी फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है यहां पर, फिर 293 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है, क्योंकि इसको जब हम लोड करेंगे तो नंबर ऑफ बिट्स पहले कम होंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज करती जाएगी, तो इसके पास आती जाएगी। लोड करने से फ्रीक्वेंसी क्या करती है, डिक्रीज करती है, इसके पास आती जाएगी, पास आती जाएगी, डिफरेंस 0 हो जाएगा, नंबर ऑफ बिट्स 0 हो जाएगा, उसके बाद और डिक्रीज होगा, तो फिर नंबर ऑफ बिट्स दोबारा से इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। तो दिस मींस दिस इज द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी।
समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम और भी कोई क्वेश्चंस लेते हैं, लोडिंग या फाइलिंग वाला मैंने बताया। सिर्फ आप देखो पहले नंबर ऑफ बिट्स निकालो कितने हैं, उसके बाद ये फार्मूले में दोनों को बारी बारी से रख के देखो, और उसके बाद लोडिंग या फाइलिंग करके जो भी कह रहा है उस प्रोसेस को करो और इस फ्रीक्वेंसी को चेंज करो। देखो कौन सी फ्रीक्वेंसी लेकर के वही चीज फॉलो हो रही है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका मतलब जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है वो वाली है, या तो ये होगी या वो बोली होगी। तो यही चीज अलग अलग पार्ट्स में हमें घुमा फिरा के यही चीजें हमें पूछी जाती है, उसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता। तो ये अननोन फ्रीक्वेंसी होगी, लोडिंग या फाइलिंग करके या टेंशन को इंक्रीज या डिक्रीज करके हम अननोन फ्रीक्वेंसी को पता कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बीट्स। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आपको क्या करना है, ये जो न्यूमेरिकल्स करा है, ये जो कंसेप्ट पढ़ा है बीट्स का, ये दोबारा से आपको देखना है, कम से कम 2 बार देखना है, खुद भी सीखना है और दूसरों को भी सिखाना है।